दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। दोस्तों मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के जरिए एचपीएल एलाइड का क्वेश्चन पेपर साझा कर रहा हूं मतलब सॉल्व करके ही। ये ऑफिशियल आंसर की के द्वारा मिलाया गया क्वेश्चन पेपर है, तो आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि ये आपके एचपी के जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। और साथ ही साथ जो एचएएस का प्रीलिमिनरी एग्जाम देने वाले हैं उनको भी एक चीज़ आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक हम अलाइड के लिए भूल गए थे और जो हमने नहीं देखे, जो एचएएस में इग्नोर नहीं करने पड़ेंगे। और कई बार तो देखा गया, जैसे लास्ट ईयर देखा गया था कि एचपी अलाइड की प्रीलिमिनरी के काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एचएएस के प्रीलिमिनरी एग्जाम में भी आए थे। तो इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि आने वाले हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप जुड़ रहे हैं पीएचडी से पहली बार तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी एस्पायरेंट के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप एचएएस का प्रीलिमिनरी एग्जाम देने वाले हैं 2019 का 26 मई को, तो पीएचडी के इस यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स के वीडियो दिए गए हैं, उनको जरूर देखिएगा क्योंकि एचपीएल एलाइड में भी उससे काफ़ी हेल्प मिली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास सीरीज सी है, तो आपका जो भी सीरीज रहा होगा वो मिला लीजिएगा, लेकिन मैं सीधे प्रश्न बता रहा हूँ। ये पौधे रेजिन और गोंद को कहाँ स्टोर करते हैं? जो पौधे होते हैं और रेजिन और गोंद को कहाँ स्टोर करते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पुराना जाइलम में। ठीक है, दिन के दौरान जाइलम में पानी की आवाजाही के लिए प्रमुख ड्राइविंग बल क्या है? तो दोस्तों जो प्रश्न 2 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन। दिन के दौरान जाइलम में पानी की आवाजाही के लिए प्रमुख ड्राइविंग फोर्स क्या है? तो वो है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। गैस्ट्रिक ग्रंथियां कहाँ स्रावित करती है? केवल HCl में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। मैं आपको सीधे सीधे राइट आंसर बताऊंगा क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। HCl और पेप्सिन और बलगम, गैस्ट्रिक ग्रंथियां कहाँ स्रावित करती है? ऑप्शन सी, HCl, पेप्सिन और बलगम में। और प्रश्न नंबर 4, मनुष्य में क्रमाकुंचक गति कहाँ होती है? तो दोस्तों क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पूरी भोजन नली में। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गर्म होने पर मोमबत्ती के मोम का पिघलना, इसमें रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6। तेल और वसा के ऑक्सीकरण होने पर क्या होता है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वे बासी हो जाते हैं और उनका स्वाद बदल जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। मैग्नीशियम रिबन के जलने पर कौन सा उत्पाद बनता है? तो दोस्तों जो 7वें का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सी। 7वें का ऑप्शन सी राइट आंसर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्न नंबर 8। ओजोन छिद्रों के गोलाकार दर्पणों की वक्रता और फोकल लंबाई की त्रिज्या के बीच का क्या संबंध है? तो दोस्तों 8वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, R=2f। तो दोस्तों इसको सीधा सीधा याद रख लीजिएगा क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो सीधा सीधा ये प्रश्न पूछा जा सकता है, जहाँ पे आपको रटा हुआ टाइप का होना चाहिए सीधा सीधा, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट नहीं होते हैं उनको सीधा सीधा क्वेश्चन इस तरह का अगर एमसीक्यू मिल जाए तो सीधा सीधा याद रह जाता है और एग्जाम में गलत नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव तो लिखना नहीं है इसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के समान आकार का होता है, वस्तु की स्थिति है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, सी पर। प्रश्न नंबर 10, अवतल दर्पण के प्रमुख फोकस में से गुजरने के बाद किरण का क्या होगा? तो दोस्तों 10वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यह प्रमुख अक्ष के समानांतर उभरती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 प्रश्न इसमें साइंस के आए हुए थे। ठीक है, ये भी पता चल गया आपको। महात्मा गांधी ने कहाँ सत्याग्रह की खोज की तथा उसका सर्वप्रथम उपयोग राजनीतिक संघर्ष की तकनीक के रूप में किया? तो दोस्तों जो 11वें का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका में। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सांप्रदायिक समन्वय का प्रमुख आधार स्तंभ है? तो दोस्तों 12वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सर्वधर्म समभाव। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता बोले तो। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक भाषा में हिंद स्वराज पुस्तक मूलतः लिखी गई थी? तो दोस्तों प्रश्न 13 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुजराती भाषा में ये मूलतः लिखी गई थी, स्वराज, हिंद स्वराज पुस्तक। ठीक है, गांधी जी के द्वारा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से
किस एक पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने नहीं किया? तो दोस्तों 14वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, न्यू इंडिया। बाकी इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और हरिजन, इन तीनों ही पुस्तकों पत्रिकाओं का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। तो इनमें से न्यू इंडिया का गांधी जी ने नहीं किया। ठीक है, तो ये 14वां क्वेश्चन था। तो देखते हैं अगला 15वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक के विरुद्ध 1932 में महात्मा गांधी ने आमरण उपवास किया? तो दोस्तों 15 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन मंडल के विरुद्ध के लिए आमरण अनशन किया था 1932 में। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक संगठन के अधीन महात्मा गांधी ने 1919 में रोलेट विधेयक के विरोध में आंदोलन छेड़ा? तो दोस्तों 16वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सत्याग्रह सभा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय किया गया गांधी जी के रचनात्मक कार्य का निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग नहीं था? तो दोस्तों 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, श्रमिक संघों का निर्माण। तो दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन में महात्मा गांधी ने भारत के लोगों को करो या मरो का नारा दिया, मंत्र दिया? तो दोस्तों 18वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह किसका कथन है कि राम राज्य से मेरा तात्पर्य हिंदू राज्य से नहीं है, राम राज्य से मेरा मतलब दिव्य राज्य और ईश्वर का राज्य से है, मेरे लिए राम और रहीम एक देवता है? तो दोस्तों 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने कहा था। तो दोस्तों ये 19 प्रश्न, 9 प्रश्न आपके महात्मा गांधी से भी संबंधित है और एक और भी है 20वां। निम्नलिखित में से किसी एक घटना से गांधी जी के अधीन सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों 20वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नमक सत्याग्रह से। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। तो कुल मिला के 10 प्रश्न आपके महात्मा गांधी जी से भी आए थे। जैसा कि बताया गया था कि आपको जब सिलेबस डिस्कस किया था कि अलाइड में महात्मा गांधी से 5 या 10 प्रश्न जरूर आते हैं। तो देखा होगा आपने 10 प्रश्न आए हैं। तो 21वां प्रश्न है, प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष किस वंश के शासक थे? तो दोस्तों इसका जो 21वां का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट वंश के। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। नयनार और अलवार कौन या क्या थे? तो दोस्तों 22 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 22 का ऑप्शन ए राइट आंसर है, दक्षिण भारत के लोकप्रिय संत थे। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर भारत की प्राचीन मध्यकाल की मंदिर स्थापत्य कला की शैली कहलाती है? तो दोस्तों 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नागर शैली। जैसे कि नागर शैली में हमारे कई सारे मंदिर निर्मित है हिमाचल में भी। ठीक है, तो देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत चिश्ती सिलसिला का नहीं था? तो दोस्तों 24 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, हमीदुद्दीन नागौरी। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत चिश्ती सिलसिले का नहीं था? तो दोस्तों ऑप्शन सी, हमीदुद्दीन नागौरी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सासाराम बिहार में। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने सुलह कुल की नीति प्रतिपादित की? तो दोस्तों 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अकबर ने। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 27, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने गोल गुंबज का निर्माण किया? तो दोस्तों 27 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आदिल शाही सुल्तान। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वेदांत दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को समाहित करता है? वाद नारायण का ब्रह्मसूत्र। तो दोस्तों 28 का जो राइट आंसर है सीधा सीधा बता देता हूं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वादरायण का ब्रह्मसूत्र। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 29। बुद्ध की प्रसिद्ध जीवन बुद्ध रचित किसने लिखी? नागसेन ने, बुद्धघोष ने, अश्वघोष ने या आनंद ने? तो दोस्तों 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अश्वघोष ने। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भगवद गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों 30वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। 1857 में किस दिन मेरठ में ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों ने अपने यूरोपीय अफसरों के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसके पश्चात 1857 के विद्रोह का विप्लव उत्पन्न हुआ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 31 का वो है ऑप्शन डी, 10 मई को। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे 1858 के बाद वायसराय भी कहा जाता था? तो दोस्तों 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा था। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के अधीन विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ? तो दोस्तों 33 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। किसने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की? तो दोस्तों 34 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न।
अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों 35वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1920 में। तो देखते हैं अगला प्रश्न, भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों जो प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1878 में। ठीक है, 1878 में। तो देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत में भारतीय शिक्षा के विकास का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो दोस्तों 37 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1854 का सर चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र, वुड डिस्पैच जिसे भी कहते भी हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय शाही नौसेना के नाविकों का विद्रोह कब हुआ? तो दोस्तों 38 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1946 में। तो देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1945 का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों 39 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मोरटाइमर व्हीलर। ठीक है, बाकी इसके सदस्य थे कैबिनेट मिशन के, पैथिक लॉरेंस भी था, स्टेफर्ड क्रिप्स भी था और एवी अलेक्जेंडर भी था। ठीक है, तो देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया? तो दोस्तों 40 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, तो देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के बीच राजस्व का अधिकतम आवंटन है? तो दोस्तों 41 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी आय दूरी, इनकम डिस्टेंस। देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 में निम्न स्तर के संतुलन जाल का उल्लेख किया गया था, यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों 42 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए आर नेल्सन के द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, नवंबर 2018 तक विश्व बैंक की कारोबार रैंकिंग में भारत में आसानी से सुधार हुआ, भारत में आसानी से सुधार हुआ। तो दोस्तों 43 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी 23 स्थान तक। तो देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में सूचकांकों को कालक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम जो इससे पहले जो एलाइड के एग्जाम हुए थे लास्ट ईयर तक, इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाया करते थे। इस बार थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है प्रश्न पूछने का। ठीक है, तो जो दोस्तों 44 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 3rd 1 2। तो दोस्तों ये क्रमबद्ध करना था इसमें सूचकांकों को काल क्रमानुसार। ठीक है, तो ये जब जब ये शुरू किए गए थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है 45 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए केवल एक ए, पहला जो 13वां वित्त आयोग श्रीरंगराजन, ये सही नहीं है, बाकी के ये 2 और 3 सही है। ठीक है, सुमेलित करना था आपको। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, राइज निम्न में से संबंधित है। दोस्तों 46 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हायर एजुकेशन से। ठीक है, तो देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सर्वेक्षण सीएसओ द्वारा आयोजित किए जाते हैं? थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। तो दोस्तों जो 47 का राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी 2 3 4। तो वो है उपभोक्ता कीमत सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और राष्ट्रीय लेखा। ठीक है, तो देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 द्वारा सूचीबद्ध निम्नलिखित उपायों के सही होने की पहचान कीजिए। 48 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए 1 2 4। इसमें सही होने की पहचान करते हैं, मतलब जो ये 1 2 और 4 दिए गए हैं, 1 2 4 दिए गए हैं। शिशु मृत्यु दर में 30 प्रति 1000 जीवित जन्मों की कमी, और दूसरा है मातृ मृत्यु दर में 100 प्रति 1 लाख जीवित जन्मों की कमी, और चौथा है सुरक्षित गर्भपात की सुविधाओं का बढ़ाना। ये राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस बार जैसा कि बताया जाए कि क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाया है, क्योंकि अलाइड में इस तरह के प्रश्न लास्ट ईयर तक नहीं देखे गए थे, अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो 49 देखते हैं, विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो दोस्तों 49 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी केवल 2, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये 2 स्कीमों की शुरुआत करना, तो विदेश व्यापार नीति का एक हिस्सा है। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, MSMED अधिनियम 2006 के वर्तमान संशोधन संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो दोस्तों जो 50 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए केवल 1, वर्गीकरण का आधार वार्षिक कारोबार की तरफ शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न,
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, जैसे यूपीएससी में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न, आईएएस के प्रीलिमिनरी क्वेश्चन पेपर में इस तरह के, इसमें भी अलाइड में भी पूछे गए हैं 5 से 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 51 वाला। खगोल विद के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में कुल कितनी आकाशगंगाएं हैं? तो दोस्तों 51 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 100 बिलियन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ग्रहों में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? तो दोस्तों 52 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बृहस्पति के। ठीक है, तो देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्षुद्र ग्रह किसके बीच पाए जाते हैं? तो दोस्तों 53 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, बृहस्पति और शनि के बीच में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों 54 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सभी उल्कापिंड राख के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर 45 डिग्री पूर्व में समय साय 4 बजे है तो 45 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा? तो दोस्तों 55 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रातः के 10 बजे होंगे। किसने कहा कि मुझे तथ्य दो, मैं इससे दुनिया का निर्माण कर दूंगा? तो दोस्तों 56 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कांट ने। ठीक है, आधार तल की संकल्पना किसने विकसित की? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 57 का वह है ऑप्शन सी, पावेल JW ने। 58 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? तो दोस्तों 58 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डोलोमाइट। ठीक है, आग्नेय चट्टान नहीं है, बाकी एंड्रासाइट भी है, गैप्रो भी है, रायोलाइट भी आग्नेय चट्टान है। ठीक है, तो देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, मारमरा सागर किसको जोड़ता है? तो दोस्तों 59 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, काला सागर व एजियन सागर को। ठीक है, पर्वतों में वलन का कारण है 60। तो दोस्तों 60वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, संपीड़न बल। तो देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, एक ऐसा स्थान जहां एक भूकंप उत्पन्न होता है कहलाता है? तो दोस्तों 61 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भूकंप मूल। ठीक है, एक ऐसा स्थान जहां एक भूकंप उत्पन्न होता है कहलाता है। तो दोस्तों अभिकेंद्र वो होता है जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, मतलब जो एक केंद्र होता है ये अभिकेंद्र होता है। ठीक है, ये भूकंप मूल यहाँ पे दिया गया है, एक भूकंप उत्पन्न होता है, ऐसा स्थान जहां एक भूकंप उत्पन्न होता है तो भूकंप मूल, लेकिन जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है वहाँ को अभिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, तो इसमें डाउट है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों 62 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, डिजास्टर शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आपदा जो 63 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फ्रेंच से। प्राकृतिक आपदा की तीव्रता के रूप में जब घटना की आवृत्ति होती है, प्राकृतिक आपदा की तीव्रता के रूप में जब घटना की आवृत्तियां होती है, तो दोस्तों 64 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, कमी होती है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया था? तो दोस्तों 65 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 2005 में। सुनामी डैश डैश द्वारा उत्पन्न लहरें हैं? तो दोस्तों 66 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पानी के नीचे भूस्खलन, भूकंप और ज्वालामुखीय विस्फोट। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा है? भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 67 का वो है ऑप्शन डी, भूकंप, चक्रवात और भूस्खलन, ये तीनों ही प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, कितने प्रतिशत भारतीय भूभाग पर भूकंप की संभावना है? तो दोस्तों 68 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 59% में। ठीक है, शक्तिशाली सुनामी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो दोस्तों 69 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, भूकंप। भूकंप के द्वारा शक्तिशाली सुनामी उत्पन्न होती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, भूस्खलन किसके कारण होता है? तो दोस्तों 70 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वर्षा की तीव्रता, बड़ी खड़ी ढलान और वनों की कटाई के कारण। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 71, वह प्रसिद्ध पुस्तक जिसके DDT के प्रयोग द्वारा कीटनाशकों के अध्ययन पर प्रश्न खड़ा किया का नाम है? तो दोस्तों 71 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, द साइलेंट स्प्रिंग।
72 देखें तो वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 72 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2 फरवरी को। ठीक है। भारत में वन्यजीवी संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष मंजूरी दी गई? तो दोस्तों 73 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1972 में। तो देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, जीपीएस का विस्तृत रूप है? तो दोस्तों 74 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस। ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, हवा इनमें से किसके अंतर के कारण बहती है? तो दोस्तों 75 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तापमान। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम वर्षा उत्पन्न करता है? तो दोस्तों 76 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, तूफान। ठीक है। तूफान के द्वारा अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, एनजीटी का विस्तृत रूप है? तो दोस्तों 77 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, जो कि बार बार चर्चाओं में आते रहता है। प्लास्टिक जलाने पर कौन सी हानिकारक गैस निकलती है? तो दोस्तों 78 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डाइऑक्सिन। ठीक है, प्लास्टिक जलाने पर कौन सी हानिकारक गैस निकलती है? डाइऑक्सिन। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में से किसको साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों 79 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शोर को। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में मैन एंड बायोस्फीयर MAB कमेटी द्वारा चिन्हित प्रमुख जीवमंडलों की संख्या है? तो दोस्तों 80 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 13। अगला प्रश्न, ब्रिटिश राज के दौरान शिमला में द हिमालयन एडवर्टाइजर्स और द शिमला एडवर्टाइजर्स के नाम के निम्न दो स्थानीय थे? तो दोस्तों 81 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, समाचार पत्र, द हिमालयन एडवर्टाइजर्स और द शिमला एडवर्टाइजर्स। ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, शिमला में वाइसरीगल लॉज बनाने का विचार किस अंग्रेज के मन में आया था? तो दोस्तों 82 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन के मन में आया था वाइसरीगल लॉज बनाने में। ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र और भाषा नामक पुस्तक के रचयिता है? तो दोस्तों 83 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, YS परमार। हिमाचल प्रदेश क्षेत्र और भाषा नामक पुस्तक के लेखक YS परमार है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र राज्य का हरित ऊर्जा प्रयोग करने वाला प्रथम क्षेत्र है? तो दोस्तों 84 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, टाहलीवाल। ठीक है, कौन सा है? टाहलीवाल। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, वर्ष 2016-17 में हिमाचल प्रदेश में चाय उत्पादन के अंतर्गत कितना क्षेत्र था? तो दोस्तों 85 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 2310 हेक्टेयर। तो दोस्तों ये इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सीधे सीधे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन हिमाचल प्रदेश में सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म के संदर्भ में सही है? तो दोस्तों 86 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ज्योरी, सरोल, ताल और करछम में ये भेड़ प्रजनन फार्म है। ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्पीति नस्ल के घोड़ों की प्रजाति को संरक्षित रखने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर घोड़ा प्रजनन क्षेत्र स्थापित किया है? तो दोस्तों 87 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लरी, लाहौल एवं स्पीति में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं अपने वीडियो में, ये दोनों ही प्रश्न, भेड़ प्रजनन वाला भी, ये घोड़े प्रजनन वाला भी। राज्य के लागू किए गए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की वित्त पोषण पद्धति क्या है? तो दोस्तों 88 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 90% केंद्र और 10% राज्य सरकार। ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2017-18 में परिवहन क्षेत्र का कुल अनुमोदित योजना परिव्यय कितना था? तो दोस्तों 89 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1073 करोड़। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वर्ष 2017-18 में हिमाचल प्रदेश में बागवानी फल फसलों विशेषकर सेब को ओलावृष्टि से बचाने के लिए ओला रोधक जालियों पर प्रदेश सरकार ने कितना प्रतिशत उपदान प्रदान किया? तो दोस्तों 90 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 80%, 91। देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का कितना क्षेत्र वनों के अधीन आता है एवं उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों 91 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 37,033 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 66.52%। तो दोस्तों ये शायद मैंने जो हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे है उसमें ये चीज़ बताई भी थी। ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन,
कुल्लू लाहौल को विभक्त करने वाला प्रसिद्ध रोहतांग दर्रा का पुरातन नाम क्या था? तो दोस्तों 92 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भृगुतुंग। ठीक है, भृगुतुंग रोहतांग दर्रे का पुरातन नाम है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जनसंख्या अनुसंधान केंद्र और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रतिवेदन के आधार पर हिमाचल प्रदेश में धूम्रपान मुक्तता की औसत प्रतिशतता दर क्या है? तो दोस्तों 93 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 85.42। ठीक है, तो देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। बास्पा घाटी के मुहाने पर कौन सा दर्रा अवस्थित है? तो दोस्तों 94 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चुंगू शाखागो दर्रा। ठीक है, चुंगू शाखागो दर्रा बास्पा घाटी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 95। निम्न में से किस नदी को कृषि भूमि में भीषण हानि पहुंचाने के कारण स्थानीय लोग दुख की नदी के रूप में पुकारते हैं? तो दोस्तों 95 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्वां को दुख का दरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सन 1955 में किस बैंक का हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में विलय हुआ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 96 का वो है ऑप्शन सी, जॉइंट स्टॉक बैंक अर्थात सिरमौर बैंक। ठीक है, तो 96 का राइट आंसर है सी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 97। हिमाचल प्रदेश के सलरोपा में प्रथम वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वन्य जीव विशेषज्ञ थे? तो दोस्तों 97 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फ्रांसिस बुनार और टीएच वाकर। ठीक है, तो 98 निम्न में से कौन सी झील चंबा जिले में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों 98 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सोरंग। गढ़ासरू, महाकाली और मणिमहेश तीनों ही चंबा जिले में स्थित है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा किन्नौर से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों 99 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, खाम, किन्नौर से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भुट्टी बुनकर सहकारी समिति शमशी का गठन कब हुआ? तो दोस्तों 100 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1944 में। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या था? तो दोस्तों 101 का जो राइट आंसर है वो आपको बताएं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 123। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं संस्कृति अकादमी ने प्रदेश के किस भाग में से 600 वर्ष पुरानी पांडुलिपि खोजी जो आयुर्वेद से संबंधित है? तो दोस्तों 102 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्पीति घाटी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन। त्रिगत का सर्वप्रथम ऐतिहासिक वर्णन किस संस्कृत विद्वान के लेखों में पाया गया है? तो दोस्तों 103 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पाणिनि के लेखों में पाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विचित्र नाटक नदौन की लड़ाई की जानकारी का एक प्रमुख मुख्य स्रोत है जो आत्मकथा मानी जाती है? तो दोस्तों 104 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह की। ठीक, विचित्र नाटक आत्मकथा मानी जाती है गुरु गोविंद सिंह की। ठीक है, औरंगजेब ने बुशहर के राजा केहरी सिंह को किस उपाधि से नवाजा था? दोस्तों 105 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, छत्रपति राजा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सन 1804 में बिलासपुर, मंडी, चंबा और कांगड़ा के छोटे राजाओं ने संसार चंद शासित कांगड़ा को पराजित करने के लिए किसे सामूहिक निमंत्रण दिया? तो दोस्तों 106 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गोरखाओं को, जैसा कि मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ अपने हिस्ट्री वाले MCQ वाले वीडियो में। ठीक है, तो 107 बिलासपुरियों का प्रसिद्ध रंग महल जो अब गोविंद सागर में समा गया है का निर्माण कहलूर के किस शासक ने किया था? तो दोस्तों 107 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजा विजय चंद। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। पठियार और कनिहार जो ब्राह्मी लिपिबद्ध पुरातन शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों 108 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कांगड़ा में। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। जलांधर और त्रिगत के राज परिवारों के विस्तृत इतिहास की चर्चा करने वाले प्रथम विद्वान थे? तो दोस्तों 109 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए कनिंघम। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 जनवरी 1906 को निम्न में से चंबा के किस शासक को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया? तो दोस्तों 110 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भूरी सिंह को। ठीक है, किन्नौर जिले की किस घाटी से केसर और जीरे का उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों 111 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सांगला घाटी से। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को माल अधिनियम 1999 के भौगोलिक संकेतक GI, ठीक है, जियोग्राफिकल एक इंडिकेशन होता है GI टैग जो मिलता है के तहत पंजीकृत किया गया है? तो दोस्तों 112 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए,
किन्नौरी शॉल और चंबा का रुमाल फेमस है, ठीक है, जिन्हें जीआई टैग मिला है। ये जीआई टैग होता क्या है कि जैसे मैंने डिस्कस भी किया था एक वीडियो में, ये होता है वह है जो कोई चीज़, जैसे आपके किसी क्षेत्र में कोई एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ वहीं वहाँ होती है, बाकी कहीं पे भी नहीं होती दुनिया में उस तरह की चीज़, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। तो एक ग्लोबल पहचान दी जाती है कि जो उस खास ज्योग्राफिकल पहचान दी जाती है, भौगोलिक पहचान, ठीक है, तो इसलिए जीआई बोलते हैं इसे। कांगड़ा जिले में रेशम कातने का संयंत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों 113 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बौद्ध एवं नूरपुर में कांगड़ा रेशम काटने का संयंत्र है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। कांगड़ा जिले की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए शुरू की गई मुर्गी की नस्लों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों 114 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रोम्बुलेट, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ह्वेनसांग के अनुसार 7वीं सदी के दौरान निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य था जहां 20 बौद्ध संगमों में से 1000 पुरोहित महायान का अध्ययन करते थे? तो दोस्तों 115 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कुलूत में, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाहौर को किस नए ग्लेशियरों की घाटी का नाम दिया था? दोस्तों 116 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एंड्रयू विल्सन ने लाहौर को ग्लेशियरों की घाटी का नाम दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुल्लू क्षेत्र में फल उत्पादन के अग्रदूत के रूप में वह कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने 1870 ईस्वी में वहां एक सेब का बाग स्थापित किया? तो दोस्तों 117 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कैप्टन आरसी ली, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सन 1857 में ईस्वी में निम्न में से किसने केलांग में आलू और अन्य सब्जियों का उत्पादन प्रारंभ किया? तो दोस्तों 118 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मोरवियन मिशनरी ने, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भूवैज्ञानिकों के एक अध्ययन के आधार पर 1200 से 1500 मिलियन वर्ष पूर्व किस जिले का वर्तमान भूभाग टैथिस नामक सागर का हिस्सा था? तो दोस्तों 119 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शिमला, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस जिले का नाम उसके एक नगर के नाम पर आधारित है जो कभी लकड़ी का कोयला बनाने वाले लोगों द्वारा निवसित था? तो दोस्तों 120 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शिमला। निम्न में से किस राजवंश की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के सुपुत्र पद्मयुमन द्वारा की गई मानी जाती है? तो दोस्तों 121 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बूशहर रियासत का, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। किन्नौरा और तिब्बतियों के मध्य कर मुक्त व्यापार किस सन तक जारी रहा? तो दोस्तों 122 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1962 तक, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 123। हिमाचल प्रदेश के 2017-18 के वित्तीय आयोजना परिव्यय में प्राथमिकता के आधार पर किस क्षेत्र को सर्वाधिक महत्ता दी गई? तो दोस्तों 123 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सामाजिक सेवाएं, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 2017-18 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्रदेश सरकार को गुणवत्ता युक्त स्टील आपूर्ति करने हेतु किस स्थान पर अपना सेल यार्ड स्थापित किया? तो दोस्तों 124 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भट्टाकुफर, शिमला में, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिपकी नामक स्थान पर सतलुज नदी किस पर्वत श्रृंखला को विभक्त करती है? तो दोस्तों 125 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जांस्कर श्रेणी में, ठीक है, भारत में प्रवेश करती है। शिपकी नामक स्थान पर सतलुज नदी किस पर्वत श्रृंखला को विभक्त करती है? तो ये करती है जांस्कर में। ये भारत में और आपके किन्नौर में भी प्रवेश करती है, यहीं पर शिपकीला में, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सतलुज रिवर के बारे में बात कर रहे थे। 126 औदुंबर और शलवों की एक शाखा का वर्णन अपनी पुस्तक वृत्ति में करने वाले चंद्र गोमिन थे? तो दोस्तों 126 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बौद्ध विद्वान, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भरमौर नगर की स्थापना किसने की जिसे राज्य की राजधानी भी बनाया गया? तो दोस्तों 127 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मेरुवर्मन है, ठीक है। तो कुटलेहड़ के शासक जसपाल के पुत्र और पौत्र द्वारा शिमला हिल्स के में स्थापित 2 रियासतें थी। तो दोस्तों 128 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भज्जी और कोटी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। कांगड़ा जिले का एक प्रमुख भाग निम्नलिखित रेशम कीट पालन के लिए उपयुक्त पाया गया है? तो दोस्तों 129 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूनिवोल्टाइन, ठीक है, यूनिवोल्टाइन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। जुलाई 1910 में A.H. फ्रांके निम्नलिखित में से किस गांव में आए थे और जहां की भाषा उन्हें पूर्ण रूपेण तिब्बती लगी? तो दोस्तों 130 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पूह, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन।
कुल्लू के डालपुर मैदान में 7 अक्टूबर 2014 को ढोल, नगाड़ा और शहनाई की धुन पर कितनी महिलाओं ने एक साथ नृत्य कर बेटी बचाओ का संदेश प्रदान किया था? तो दोस्तों 131 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 8,760 महिलाओं ने। तो दोस्तों डालपुर मेला में आपको कुल्लू के दशहरे का मेला लगता है, ठीक है, तो आपको पता ही है। सन 1993 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली हिमाचल प्रदेश की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? तो दोस्तों 132 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डिक्की डोलमा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। लाहौल और स्पीति को किस घाटी को जिले का बाग और अन्न भंडार कहा जाता है? लाहौल और स्पीति की किस घाटी को जिले का बाग और अन्न भंडार कहा जाता है? तो दोस्तों 133 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पट्टन घाटी, ठीक है। कौन सी घाटी? पट्टन घाटी को। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 134। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बड़े और मध्यम छोटे स्तर की औद्योगिक इकाइयां सर्वाधिक है? तो दोस्तों 134 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सोलन में, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। महाराजा समुद्र सेन द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज निर्मंड ताम्र पत्र किस सदी से संबंधित है? तो दोस्तों 135 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 7वीं शताब्दी ईस्वी का है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तिचिग, मिचिग, छेतपा और ती दारंग शीशे किन्नौर जिले में निम्नलिखित में से किसके प्रकार है? तो दोस्तों 136 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ये सजा है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिमालय की सांस्कृतिक विरासत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों 137 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, के.एल. वैध। हिमाचल प्रदेश की मुख्य सिंचाई परियोजना शाहनगर परियोजना प्रदेश के कितने भूभाग को सिंचाई सुविधा प्रदान कर रही है? तो दोस्तों 138 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 15,287 हेक्टेयर, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सभी प्रश्न इकोनॉमिक सर्वे के हैं, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के हैं। सिरमौर के नाहन में सन 1875 ईस्वी में प्रथम औद्योगिक इकाई नाहन फाउंड्री लिमिटेड की स्थापना किसने की? तो दोस्तों 139 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजा शमशेर प्रकाश ने। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 1500 mm से 1800 mm तक रहती है? तो दोस्तों 140 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बाह्य हिमालय क्षेत्र में, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। जकार्ता एवं पालमबैंग इंडोनेशिया में संपन्न 18वें एशियाई खेलों में भारत को कितने पदक मिले? तो दोस्तों 141 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 69। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एशियाई खेलों से आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो देखा होगा तो शायद आपने ये सही भी कर लिए होंगे। तो 142 18वें एशियाई खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली कौन सी पहली भारतीय महिला बनी? तो दोस्तों 142 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राही नौबत, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे विश्व मामलों की भारतीय परिषद नई दिल्ली का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों 143 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, TCA राघवन को, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2018 में किसी संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार सम्मान नहीं मिला? तो दोस्तों 144 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पाल रोमर को 2018 का संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मान नहीं मिला था। रेबेका ग्योमी को, असमा जहांगीर को, जोएनिमा वाविचावा को भी मिला, इन 3 को मिला था, लेकिन इनको नहीं मिला था। शायद मैंने ये करंट अफेयर्स के वीडियो में भी डिस्कस किया है, अगर आपने देखी होगी, ठीक है। तो वर्तमान में पाकिस्तान व रूस ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? तो दोस्तों 145 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ध्रुव सभा 3rd, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों 146 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अरविंद सक्सेना को, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2018 में कितने विदेशियों को पद्म सम्मान दिए गए? तो दोस्तों 147 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 16 को, ठीक है। निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो दोस्तों 148 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, संगीत क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में भारत रत्न सम्मान कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों 149 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1954 में प्रारंभ किया था भारत रत्न सम्मान। 2018 में ज्ञानपीठ सम्मान किसे दिया गया? तो दोस्तों 150 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अमिताभ घोष को। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय समझ हेतु जवाहरलाल नेहरू सम्मान कौन सी संस्था प्रदान करती है? तो दोस्तों 151 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी,
सांस्कृतिक संबंधों की भारतीय परिषद। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सैन्य अभ्यास अभ्यास इंदिरा 2018 भारत ने किस देश के साथ संचालित किया? तो दोस्तों 152 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रूस के साथ। 2018 का भौतिक नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों 153 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इन तीनों को ही संयुक्त रूप से दिया गया था। ये करंट अफेयर्स के वीडियो में भी बताया गया था, अगर आपने देखी होगी वीडियो। तो दोस्तों बता दें अगला क्वेश्चन, 7 से 23 दिसंबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भारत के किस शहर में आयोजित हुआ? तो दोस्तों 154 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा किस तिथि को विश्व सहनशीलता दिवस घोषित किया? तो दोस्तों 155 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 16 नवंबर को। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्रीय आर्थिक संगठन का नवीनीकरण यूस्मका के रूप में हुआ है? तो दोस्तों 156 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नाफ्टा का। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, 2018 का मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों 157 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मिल्कमैन ने। अगर आपने वीडियो देखा होगा करंट अफेयर्स का तो मैंने उसमें बताया भी था। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों 158 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लोटे तसरिंग। ये करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया गया था। वर्ष 2018 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य मंडप को उत्कृष्ट मंडप का पुरस्कार मिला? तो दोस्तों 159 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उत्तराखंड को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को पहले 6 मास तक राज्यपाल शासन कहते हैं और यह जम्मू कश्मीर संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो दोस्तों 160 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 92 के तहत। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की महिला को प्रथम महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल किया गया है? तो दोस्तों अगर करंट अफेयर्स का वीडियो देखा होगा तो आपने ये सही लगाया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, गीता गोपीनाथ को। ठीक है, तो अगर देखा होगा वीडियो सीरियसली तो जरूर आपने सही किया होगा। तो 2018 में किस भवन स्मारक को भारतीय पुरातत्व सर्वे ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है? तो दोस्तों 162 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को, इन सभी को उच्च न्यायालय भवन नागपुर, आगा खान हवेली आगरा और विष्णु मंदिर कोटली। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, 2019 में भारत प्रशांत क्षेत्र में अपने सुरक्षा हितों हेतु अमेरिका ने कौन सा कानून पारित किया है? तो दोस्तों 163 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एशिया रीएश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट। ठीक है, तो ये एक्ट पारित किया है अमेरिका ने। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों 164 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुधीर भार्गव। जैसा कि बताया था, यदि आप एग्ज़ाम से पहले ये सब चीज़ें देख के गए थे कि कौन किस संस्थान के मुख्य नियुक्त हुए हैं, तो आपने शायद इन सभी को सही किए होंगे जो 3 से 4 पूछे गए हैं। यूनेस्को ने किन 2 देशों ने यूनेस्को से किन 2 देशों ने आधिकारिक रूप से अपने को अलग कर दिया है? तो दोस्तों 165 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अमेरिका एवं इजराइल। तो ये करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन के बाद अब अनिवासी भारतीय किस प्रकार वोट डाल सकते हैं? तो दोस्तों 166 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी प्रकार से, स्वयं, डाक द्वारा, प्रॉक्सी मत द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, बिम्स्टेक का चतुर्थ सम्मेलन किस प्रदेश में हुआ? तो दोस्तों 167 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नेपाल में। ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स में बताया गया था। किन 5 देशों ने हाल ही में कैस्पियन समुद्र कानूनी संधि पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों 168 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, सरकार की नई नीति के अनुसार किस प्रकार के गैर परंपरागत हाइड्रोकार्बन के उत्खनन एवं खोज की आज्ञा प्राप्त हुई है? तो दोस्तों 169 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को, शैल तेल की, शैल गैस की, मीथेन कोयले की तह की। ठीक है, इन तीनों को ही उत्खनन खोज की आज्ञा प्राप्त हुई है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी क्षेत्र में नक्सलवाद की पहल के लिए किसे प्रमुख माना जाता है? तो दोस्तों 170 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को, चारू मजूमदार, जंगल
संथाल और कानू सान्याल, ये तीनों ही नक्सलवाद शुरू करने आंदोलन को, ये एक पहले आंदोलन हुआ करता था लेकिन एक अब देश विरोधी हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यावरण के संरक्षण हेतु IEOD से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों 171 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो दोस्तों ये भी करंट अफेयर्स में डिस्कस किया गया था। तो दोस्तों 172 पेट कोक से आपका क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों 172 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यह ठोस कार्बन सहित धातु है जिसे तेल शोध से प्राप्त किया जाता है, पेट कोक को। ठीक है, अब देखते हैं 173, 2018 में भारत व अमेरिकी सेना द्वारा कौन सा लड़ाकू सैन्य अभ्यास किया गया? तो दोस्तों 173 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, युद्ध अभ्यास। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राष्ट्रीय उद्यान को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों 174 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार ने चीता को बचाने की योजना किस अभयारण्य में प्रारंभ की है? तो दोस्तों 175 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नौरादेही को। ठीक है, नौरादेही में चीता को बचाने की योजना प्रारंभ की है, नौरादेही अभयारण्य में। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान में नागालैंड सरकार ने किस वन्यजीवी अभयारण्य को हाथियों को सुरक्षित करने हेतु घोषणा की है? तो दोस्तों 176 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सिंगफन। ठीक है, तो सिंगफन जो ये अभयारण्य है, वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये भी प्रश्न बन सकता है, नागालैंड में है। ठीक है, भारत सरकार ने वर्तमान में वन्य जीवन आनुवंशिकी संसाधन बैंक की स्थापना किस शहर में की गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हैदराबाद। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव संसाधन मंत्रालय के इम्प्रिट पहल का क्या अर्थ है? तो दोस्तों 178 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्मों की संसद को कब संबोधित किया था? तो दोस्तों 179 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1893 में। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया के कौन से समसामयिक दस्तावेज द्वारा उनके भविष्य में भारत से संबंध निर्धारित होंगे? तो दोस्तों 180 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एन इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी टू 2035। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो दोस्तों 181 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति प्रदान करता है? तो दोस्तों 182 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 120A के तहत। ठीक है, तो देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। 183 निम्न का मिलान करना है आपको। तो दोस्तों जो इसका 183 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सभी जोड़े सही है। ठीक है, 24वां संशोधन 1971, 31वां संशोधन 1973, 42वां 1976, 52वां 1985 में हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति किसके पास निहित है? तो दोस्तों 184 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के पास। ठीक है, तो देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। संविधान के अनुच्छेद 1 भारत को क्या परिभाषित करता है? तो दोस्तों 185 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राज्यों का संघ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों 186 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के कितने सदस्य थे? तो दोस्तों 187 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 389। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया? तो दोस्तों 188 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन कर सकता है? तो दोस्तों 189 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राज्यसभा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसकी सहमति के बिना कोई भी कर लगाया या इकट्ठा नहीं किया जा सकता है? 190 का जो दोस्तों राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, संसद की सहमति के बिना कोई भी कर
नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों साथ के साथ आपको बता दूं कि आप कमेंट में अपने नंबर ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं अपने कम्युनिटी पीएचडी के कम्युनिटी में जाके भी वहाँ पे भी देखिएगा, वहाँ पे जितने भी आपके नंबर आ रहे हो उसके बीच में अप्रॉक्सली बताइएगा, ताकि एक हम जो एक्सपेक्टिंग कटअप है जितना भी रह सकता है वो आपके नंबरों के आधार पर ही पता चल सकता है। ठीक है, ताकि आप मेंस के लिए प्रिपरेशन करें। तो दोस्तों 191 राज्य में राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है। तो दोस्तों 191 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर की जाती है। तो दोस्तों 192 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कथित राज्य के राज्यपाल। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य विधान परिषद का गठन या समाप्ति की जा सकती है। तो दोस्तों 193 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये एक चर्चित मुद्दा है, क्योंकि ये उड़ीसा ने अपनी सिफारिश भेजी थी कि उनको भी एक विधान परिषद गठित किया जाए, वहाँ की विधानसभा ने पास किया था। तो मैंने बताया भी था करंट अफेयर्स की वीडियो में कि को रिलेट करके काफ़ी सारे क्वेश्चन आए भी हैं जो अलग सब्जेक्ट के हैं। ठीक है, कोरिलेट करके जो करंट अफेयर से को रिलेट किया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल राज्य विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो दोस्तों 194 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1/6। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारण की शक्ति किसके पास है। तो दोस्तों 195 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संसद के पास होती है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जा सकता है। तो दोस्तों 196 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 222 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों 197 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन। भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट जो थे की स्थापना किस वर्ष हुई। तो दोस्तों 198 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 1964 में। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पिछले चुनाव में क्या प्राप्त करना चाहिए। तो दोस्तों 199 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है। तो दोस्तों 200 का जो राइट आंसर है वो है